वक्त की रफ्तार। देखो पाटिल, हमारी राजनीति विचारों के आधार पर चलती है, सौदेबाजी पर नहीं। क्या तुम अपनी सेवा की कीमत चाहते हो? नहीं नहीं सत्यनारायण जी, मैं कीमत तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब डीएम के बाद ये सीट मुझे मिलनी चाहिए। देखिए, मैंने भी बहुत इंतजार किया है। क्या मेरी वफादारी का इतना ही सिला मुझे नहीं मिलना चाहिए? वफादारी ही हमारा सब कुछ है पाटिल। वफादारी के जोर पर ही सिर्फ 3 सांसदों से शुरू हुआ हमारा ये संगठन आज इतनी तरक्की कर पाया है। लेकिन न जाने अब हमारे लोगों को क्या हो गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहता हूं कि हमारी पार्टी के सीक्रेट्स अब सीक्रेट्स नहीं रहे। डीएम को पार्टी से निकाल देने की खबर पहले ही दिन लीक हो गई थी। भारद्वाज जी से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, फिर भी पेपर में छप गया है कि डीएम के खिलाफ भारद्वाज जी चुनाव लड़ रहे हैं। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। आपका किस पर शक है? मेरी नजर में तो कोई करीब का ही वफादार है। लेकिन पाटिल, उस आदमी को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूं। मुझ पर? लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरा तुम पर भरोसा है पाटिल, तुम ये काम कर सकते हो। आखिर ये पार्टी की डिसिप्लिन और आदर्शों का सवाल है ना। सत्यनारायण जी, आप तो आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में आप आज ही निर्णय कीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि जिंदगी भर मैं पार्टी का कार्यकर्ता ही रहूं? क्या मुझे कोई भी कुछ भी पद कभी भी नहीं मिलेगा? पद पाकर क्या करोगे? तुम्हारा काम अपने आप तुम्हें एक पद दे देगा और फिर तुम खुद एक पद बन जाओगे। पाटिल, डीएम के खिलाफ मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकता। अब यह प्रतिष्ठा की जगह बन गई है। डीएम को हमने पार्टी से निकाल दिया उतना काफी नहीं है, उसे राजनीति से निकाल देना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट लोग राजनीति में रहे, ये गलत बात है। और उसे जड़ से निकाल देने के लिए उसे इस चुनाव में हरा देना चाहिए। और इस काम के लिए मुझे सिर्फ एक ही काबिल आदमी नजर आ रहा है, और वो है मिस्टर भारद्वाज। नमस्कार विजयराज जी। आइए आइए भारद्वाज जी, आइए आइए आइए, बैठिए। बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आज आपने। जी हाँ, इस बात का अफसोस तो मुझे भी है। कैसे हैं आप? सुखी हूं। आज हमें कैसे याद किया? याद तो विजयराज जी मैं हमेशा आपको करता हूं। हाँ, मुलाकात आज हुई है। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस। आपने जो राजनीति में प्रवेश करने का सोचा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। विजयराज जी, अभी भी मैं कुछ तय नहीं कर पाया हूं। क्यों? सत्यनारायण जी ने प्रस्ताव तो रखा है, मगर मैं अपना मन नहीं बना पाया अब तक। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। सवाल मौके का नहीं विजयराज जी, सवाल यह है कि मैं राजनीति में जाकर करूंगा क्या? वही जो आप अब कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपना फर्ज निभाना। बहुत डर सा लगता है। आपको भी डर लगता है? जी हाँ विजयराज जी, मुझे भी डर लगता है, क्योंकि अब मैं जहां काम कर रहा हूं वहां प्रशासन का अंकुश है, गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। मुझे लगता है कि कहीं राजनीति में जाकर मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, वहां का वातावरण कहीं मेरे अंदर की इंसानियत को दूषित न कर दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप भारद्वाज जी? आपका राजनीति में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस माहौल में आप जैसे बुलंद हौसले वाले लोगों की जरूरत है। विजयराज जी, मैं विचलित नहीं हूं,
लेकिन यह कदम उठाने से पहले मैं हर दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूं, और आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अपनी राय तो मैं दे चुका हूं। आप राजनीति में जरूर जाइए, जनता आपका स्वागत करेगी। और डीएम जैसे लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। विजयराज जी, आप जितना महान मुझे समझते हैं उतना महान मैं नहीं हूं। मैं तो ताजिंदगी सिर्फ अपना काम करता रहा हूं, एक आम इंसान की तरह। आप ऐसा सोचते हैं, यही आपकी महानता है। आप जैसे कुछ लोग अगर राजनीति में आ जाएं तो इस देश का भविष्य बदल जाएगा। अभी आपकी जिम्मेदारी। जी, मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है विजयराज जी कि कहीं उठाया हुआ कदम लड़खड़ा न जाए, कहीं पीछे हटने की नौबत न आ जाए, कहीं राजनीति की दलदल में मेरे आदर्श न खो जाएं। भारद्वाज जी, आपका आदर्श गांधी जी हैं, और गांधी जी अपनी सारी उम्र राजनीति में थे। मगर अब वक्त बदल गया है विजयराज जी। वक्त तो बदलता ही रहता है, यह भी वक्त बदलेगा, और इस बदले हुए वक्त को बदलना अपना काम है। आप शुरुआत तो कीजिए। आप ठीक कह रहे हैं विजयराज जी। मैं राजनीति में अपने आदर्शों और अपने उसूलों के साथ प्रवेश करूंगा और गांधी जी की बताई राह पर चलूंगा। और जिस दिन मुझे लगा कि ये छिछली राजनीति मेरे आदर्शों पर हावी हो रही है, मैं हमेशा हमेशा के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार सत्यनारायण जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए भारद्वाज जी, पधारिए। कैसे हैं आप? कहिए। सत्यनारायण जी, पिछली बार जो बात आपने कही थी उस पर मैंने काफी सोच विचार किया। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। गुड। मैं डीएम के विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा। एक्सलेंट एक्सलेंट। आप जैसे हिम्मत वाले लोगों की हमारे देश को बहुत जरूरत है, और हमारे पार्टी को भी। लेकिन मैंने एक और निर्णय लिया है कि यदि मुझे देश के लिए, जनता के लिए काम करना है तो फिर किसी पार्टी की क्या जरूरत है? वेल, पार्टी से कुछ ताकत मिलती है, आधार मिलता है। लेकिन फिर मुझे अपनी ताकत का अंदाजा कैसे होगा? देखिए सत्यनारायण जी, हर पार्टी के अपने उसूल, अपने आदर्श, अपनी विचारधारा होती है। मैं भी नियमों को, डिसिप्लिन को मानता हूं, लेकिन मैं अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपकी बात मानता हूं। आप आगे क्या सोच रहे हैं? सत्यनारायण जी, मैंने सोचा है कि मैं राजनीति में तो अवश्य आऊंगा, लेकिन किसी पार्टी की बंदिश में नहीं बंधूंगा। मैं एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता के समक्ष आना चाहता हूं। भारद्वाज जी, आप जैसे लोग राजनीति में आए, ये मेरी इच्छा है। मैंने आपको अपनी पार्टी में नहीं, राजनीति में बुलाया है। अगर आप यहां से बगैर किसी पार्टी का बैनर लिए खड़े हो जाते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। उससे तो आप हमें नहीं रोक सकते। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, डीएम जैसे लोगों को राजनीति से निकाल भगाना। तो फिर इस उद्देश्य में मैं आपके साथ हूं। गुड। आप तैयारी शुरू कीजिए। आपके खिलाफ हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। धन्यवाद।
हेलो। हाँ राय साहब, हाँ हाँ, बा ने मुझे बताया था कि आपका फोन आया था। उन्होंने ये भी बताया कि वीरेंद्र अमेरिका जाने वाला है और जाने से पहले मानसी से मिलना चाहता है। हाँ, पर एक दिक्कत है, वो बा कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी गई है, 4-6 दिन में वापस आ जाएगी, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं। ओके ओके, ठीक, बाय बाय। डैड, ये राय साहब का फोन था ना? हाँ, डैड मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल सुबह ऑफिस बात। डैड मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। ये मानसी के बारे में है। मानसी के बारे में? डैड, राय साहब के बेटे वीरेंद्र का रिश्ता मानसी के लिए आया है ना? हाँ, वो अच्छे लोग हैं, मैं उनके खानदान को बरसों से जानता हूँ। क्यों, क्या बात है? डैड, बात आगे बढ़ाने से पहले मानसी से एक बार पूछ लीजिए। भाई वो तो बात पूछ ही लेगी, पहले वो दोनों एक दूसरे को मिल लें, वो पसंद कर लें। अगर मानसी को पसंद नहीं होगा तो वो बा को बता देगी। बात वो नहीं है डैड, वो लोग मानसी को देखने के लिए आए हैं, इससे पहले आप मानसी से पूछ लीजिए। मतलब क्या है तुम्हारा? डैड मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद मानसी किसी और को चाहती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है डैड, और बा को भी मालूम है। कौन है वो लड़का? डैड ये मुझे नहीं मालूम। तो मानसी से तुमने पूछा क्यों नहीं? बा ने मुझसे कहा कि मैं उससे कोई बात ना करूं, जो भी बात करनी है वो खुद करेंगे उससे। कहीं दोबारा वो ना हो जाए जो जूली के बारे में हुआ था। हाँ, उसकी सजा तो हम भुगत चुके हैं, लेकिन ये लड़का कौन है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं मानसी से पूछता हूं। डैड आप मानसी से बात मत कीजिए, शायद वो झिझक के मारे आपको कुछ नहीं बता पाएगी। भाई होने के नाते मैं ही उससे बात करूंगा। ठीक है, कहाँ है मानसी? डैड वो ऑफिस से तो 7-7:30 बजे निकल गई थी, फिर पता नहीं कहां गई। अच्छा मैं चलता हूं। मानसी। तुम इतनी जल्दी पहचान गए? कैसे ना पहचानूं? तुम अगर छुप जाओगी तो शायद मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊं, लेकिन तुम्हारी ये खुशबू कैसे छुपेगी? हाँ, ये अच्छा है तुम्हारा कि तुम एक तो देर से आती हो, उसके बाद तुम इस तरह के सब करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हो। देर नहीं होगी तो और क्या, तुमसे मिलने के लिए हजारों बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे। लेकिन बहाने बनाने की जरूरत क्या है? हम तो रोज ऑफिस में मिलते हैं। वो मिलना भी कोई मिलना होता है? तुमसे इतनी सारी बातें करनी होती हैं जिन्हें मैं अपने दिल में संभाल के रखती हूँ। अच्छा ठीक है, पर अपने दिल में ये बातें और मत संभालो, अपनी बातों को बाहर निकालो और बताओ कि वो बातें हैं क्या। पता है मंथन, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं तुमसे मिलूंगी तो ये कहूंगी वो कहूंगी, तुम्हें ये बताऊंगी वो बताऊंगी, मगर जब तुमसे मिलती हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। दिल करता है सिर्फ तुम्हें देखती रहूं। मेरी पिछली गर्लफ्रेंड भी मुझे यही कहती थी। सच को मानसी, इतनी चाहत भी ठीक नहीं है। मंथन, चाहत में सही और गलत कुछ नहीं होता। चाहत चाहत है और उसके आगे मुझे कुछ नहीं सूझ। अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा साथ हकीकत में बदलना मेरा सिर्फ यही सपना है। पता है, मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। जहां पहले सपनों में राजा रानी हुआ करते थे ना, अब उनकी जगह तुमने और मैंने ले ली है।
मेरे सपनों में तुम होते हो, मैं होती हूँ, और हमारा प्यारा सा छोटा सा जहां। मानसी, मैं तुम्हारे सपनों में शामिल हूं, लेकिन ये सपने एक ना एक दिन तो टूटेंगे ही। आंखें कभी ना कभी तो खुलेंगी। सारे सपने टूटते नहीं मंथन। कुछ सपने हकीकत में भी बदल जाते हैं। मेरे सपनों में जमीन है, थोड़ा सा आसमान है, और तिनकों का एक छोटा सा प्यारा सा जहां। मानसी, इतना मत खो जाओ इन सपनों में। अगर सपने देखने ही हैं तो आंखें खोल कर देखो, क्योंकि जब ये सपने टूटते हैं ना तो आवाज नहीं होती। लेकिन मेरा ये सपना कभी नहीं टूटेगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में एक डर है। हेलो भैया। क्या बात है मानसी, बड़ी देर लगा दी तुमने? हाँ, वो इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा काम था। मैं वो जमुना दास जी की मीटिंग अटेंड करने चली गई थी। लेकिन वो मीटिंग तो 8 बजे ही खत्म हो गई थी। हाँ, मैं फिर दिव्या के साथ चली गई थी डिनर पे। आपने खाना खाया? मैंने खा लिया है। दिव्या ने बहुत जिद की ना, तो मना नहीं कर पाई मैं। मानसी, तुम कहना कुछ और चाह रही हो और कह कुछ और रही हो। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है।